नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 27वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने बात की थी कि अगर कोई नया काम शुरू करने में, कोई नया बिजनेस, कोई नया प्रोफेशन शुरू करने से पहले आपको डर लगे, हिचक लगे, तो गांधी को पढ़िए। गांधी जी का जीवन देखेंगे आप कि वो हमेशा नया काम शुरू करने से वो कभी घबराए नहीं। घबराहट तो होती थी, लेकिन घबराहट पर वो विजय पा लेते थे। तो अभी देखिए, विलायत से लौटे हुए 1 साल हुआ था उनको। इस 1 साल में भी कितने पापड़ बेले उन्होंने। और 1 साल बीतते बीतते अब वो दक्षिण अफ्रीका के लिए तैयार हो गए, एक अनजाने देश के लिए तैयार हो गए और निकल पड़े। अनजाना देश, अनजाने लोग, कोई जान पहचान नहीं, कोई परिचय नहीं, कुछ बस पत्र ले करके जिनके नाम जहाँ जाना है, जिनसे मिलना है, उनके नाम पत्र है और वो ले करके वो चल पड़ते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर नया काम करने में हिचक लगे तो गांधी से सीखिए। इस बार जब वो निकले दक्षिण अफ्रीका के लिए, तो इस बार विलायत जाते हुए जितना उनको पीड़ा हो रही थी, जितनी उतनी पीड़ा इस बार उनको नहीं हुई और उतना हिचक और वो सब नहीं हुआ। इसलिए कि एक तो वो यात्रा कर चुके थे, विलायत की यात्रा। फिर उसके बाद में 1 साल में भी वो कई पापड़ उन्होंने बेले। इस बीच पिताजी तो नहीं ही थे, माँ भी गुजर गई थी। तो सिर्फ एक पत्नी को लेके उनके मन में चिंता थी। तो उन्होंने समझाया पत्नी को कि ठीक है, 1 साल के लिए ही तो जा रहा हूँ, फिर 1 साल के बाद हम लौट के आएंगे। तो ये कह के वो वहाँ से, घर से निकले, मुंबई पहुँचे। वहाँ पर टिकट नहीं मिल रहा था। जो एजेंट था उसने कहा कि केबिन का टिकट ख़त्म हो गया है, केबिन एकदम फुल हो गया है, आपको डेक पर बैठ के जाना पड़ेगा। तो गांधी जी को लगा कि मैं तो बैरिस्टर हूँ, तो डेक पर बैठ के क्यों जाऊँगा। और जो एग्रीमेंट था, जो बातचीत थी, वो भी था कि फर्स्ट क्लास के टिकट में वो जाएंगे और आएंगे और इसका खर्च वो कंपनी को देना था। तो इस लिहाज से भी तो इनको एजेंट पर विश्वास नहीं हुआ। तो ये इन्होंने सोचा कि मैं खुद ही अधिकारी से मिलता हूँ। तो एजेंट से इजाज़त लेके ये उसके बाद जो जहाज़ के अधिकारी थे उनसे जाके इन्होंने मुलाकात की। तो उस अधिकारी ने कहा कि नहीं, बात सही है, केबिन में जगह ख़त्म हो गया है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मोज़ाम्बिक के गवर्नर जनरल इसी जहाज़ से जा रहे हैं, इसीलिए सारे केबिन फुल हो गए हैं। नहीं तो आमतौर से ऐसा होता नहीं है। तो आपको डेक पर जाना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि डेक पर तो मैं नहीं जाऊंगा, क्या आप मेरे लिए कोई किसी तरह से कोई एक केबिन की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इनकी बातचीत से वो अधिकारी जो था वो प्रभावित हुआ और उसने कहा कि मेरा अपना केबिन जो है उसमें एक बर्थ खाली है, वो मैं किसी को ले नहीं जाता हूँ, लेकिन आपको मैं ले चलूँगा। और इस तरह से गांधी जी वहाँ उस पर सवार हो गए जहाज़ पर और वो यात्रा के लिए निकल चुके। 13 दिन के बाद, पानी के जहाज़ पर 13 दिन गुजरने के बाद वो लामू बंदरगाह पहुँचे। वहाँ कुछ घंटे के लिए रुके थे और फिर वहाँ से वो जहाज़ निकला। उसके बाद में जंजीबार पहुँचे। यहाँ एक घटना हुई गांधी जी के साथ और वो भी सीख वाली एक घटना है, तो इसलिए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। वो जांजीबार में 8-10 दिनों तक जहाज़ को रुकना था, स्टीमर को। तो वहाँ पर जो जो अधिकारी थे जहाज़ के, आप कप्तान कह लीजिए, तो वो जो है वो गांधी जी से काफ़ी उनकी दोस्ती हो गई थी। दोनों एक ही केबिन में थे और वो शतरंज खेलना वो जानते थे। और हालांकि शतरंज में वो भी नए ही नौसिखिए हुए ही थे, लेकिन गांधी जी को उन्होंने सिखाया। और वो ऐसे लोगों को बड़ा उत्साह होता है, उत्साह से गांधी जी को सिखाया शतरंज खेलना। गांधी जी शतरंज के बारे में तो सुने थे, लेकिन कभी खेलते देखा नहीं था। सुना था कि इसमें बुद्धि का बहुत प्रयोग होता है। तो उसके बाद में वो खेलते गांधी जी और हर बार हार जाते। और इनके हारने से वो जो अधिकारी था या कप्तान कह लीजिए जहाज़ के, वो इनको और सिखाने में और उत्साह से लग जाते। तो वो आदमी जो है वो कमज़ोर और कोई हार रहा हो, कमज़ोर हो, तो उससे वो भिड़ना, उसके साथ खेलना ज़्यादा पसंद करता है। तो वो सब चलता रहा, दोस्ती हो गई। तो जब ये जंजीबार में रुका जहाज़, तो वो अधिकारी ने, वो कप्तान ने इनको आमंत्रित किया कि आप मेरे साथ चलिए। एक अंग्रेज़ अधिकारी, एक अंग्रेज़ यात्री, वो जहाज़ के कप्तान और गांधी जी, ये तीनों बाहर निकले घूमने के लिए।
और वो जो कप्तान थे वो हबसी औरतों के मोहल्ले में ले गए और उसके बाद वहाँ गए और उस कोठरी बता दी गई, तीनों को 3 कोठरी में जाना था। गांधी जी भी प्रवेश कर गए एक कोठरी में, वहाँ एक महिला आई और लेकिन ये अपने कुर्सी पर चुपचाप बैठे रहे और कुछ क्षण के बाद, कुछ देर के बाद ये बाहर निकल गए। इन्होंने लिखा है कि पता नहीं उस बहन के दिमाग में मेरे प्रति क्या भावना आई होगी, लेकिन मैं तो ईश्वर की कृपा से ही बच गया एक बुरा काम करने से। और ऐसा तीसरी बार हुआ जब ईश्वर ने उन्हें बचाया। वो साफ अपनी आलोचना में भी लिखते हैं गांधी जी कि इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं था, मेरा पुरुषार्थ तो तब होता जब मैं कोठरी में प्रवेश करने से ही मना कर देता, लेकिन मैं तो कोठरी में चला गया था और उसके बाद मैं वहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया और चुपचाप बाहर आया। तो इसका मतलब है कि मुझे ईश्वर ने ही बचाया और उसके बाद ईश्वर पर मेरा विश्वास और बढ़ गया, ये लिखते हैं। फिर उसके बाद इसी तरह से यात्रा करते हुए कई जगह रुकते हुए वो जो जहाज़ है वो नेटाल पहुंचा। नेटाल को ही, उसके बंदरगाह को ही डरबन भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए वो जो बात मैंने कही कि गांधी जी को लोग स्वच्छता का बना देते हैं, प्रतिनिधि बना देते हैं, स्वच्छता का प्रतीक बना दिया गया है, खास करके इस सरकार में जो भाजपा की सरकार है, कि गांधी का मतलब स्वच्छता, उनका वो चश्मा। तो गांधी का मतलब संघर्ष है। गांधी मूल रूप से स्वच्छता पर भी जरूर उनका ध्यान था, बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान था, लेकिन गांधी मतलब संघर्ष। गांधी का मतलब वो मूल रूप से संघर्ष है, प्रतिवाद है, सत्याग्रह है, आंदोलन है, ये है गांधी का मतलब। और वो कैसे अभी हम देखेंगे कि जब वो उतरे जहाज़ पर, अब उतरना था, तो जहाज़ जब लग गया घाट पर, तो उसके बाद वहाँ जो लोग थे सब लोग अपने अपने लोगों को लेने के लिए आए थे। तो अब्दुल्ला सेठ गांधी जी को लेने के लिए आए थे, इन्हीं की कंपनी में वहाँ जाना था, इन्हीं की कंपनी का मुकदमा देखने के लिए। तो वो लेने के लिए आए थे अब्दुल्ला सेठ। तो अब्दुल्ला सेठ के जो परिचित थे वो भी अब्दुल्ला सेठ से जिस तरह का व्यवहार कर रहे थे, गांधी जी लिखते हैं कि वो असभ्य था, वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। और यहाँ उन्होंने देखा कि भारतीयों की इज्जत नहीं है। ये देखिए वो जहाज़ से उतरते उतरते उनकी जो पहली फीलिंग हुई वो ये है कि भारतीयों की इज्जत और प्रतिष्ठा यहाँ पर नहीं है, अब्दुल्ला सेठ के साथ भी अच्छा व्यवहार लोग नहीं कर रहे हैं। ये गांधी को महसूस हुआ। स्वच्छता पर नहीं ध्यान दिया कि वो दक्षिण अफ्रीका में कितनी स्वच्छता है, ये एक जो है प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इज्जत, ये जो बराबरी, ये जो चाहिए, इसमें उन्होंने देखा कि यहाँ एक फ़र्क है। खैर उसके बाद अब्दुल्ला सेठ उनको ले करके अपने घर गए और उनके घर से लगा हुआ ही एक कमरा था जिसमें गांधी जी को दिया गया था, ठहरने के लिए उन्होंने दिया। गांधी जी ने वो पत्र दिए जो उनके भाई ने भारत में दिया था। वो पत्र पढ़ के तो बहुत घबराए अब्दुल्ला सेठ, उनको लगा कि ये सफ़ेद हाथी भेज दिया भाई ने। तो लिखते हैं कि सफ़ेद हाथी मतलब 105 पाउंड हर महीना देना है और काम इनका क्या होगा। तो भाई काम अगर वकील वाला काम दें तो पता नहीं वो काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर उससे अगर वहाँ ठहराएं, ट्रांसवाल में चल रहा था मुकदमा, वहाँ ठहराएं तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वो भी था। अपनी कंपनी का जो काम है अगर वो हम करने के लिए कहें तो वो भी इनको तो नया है, उनको इनसे अच्छा तो जो पहले से जो कारकुन है, पहले से जो कर्मचारी काम कर रहा है वो ज़्यादा बेहतर करेगा। तो वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आप गांधी जी से हम काम क्या लें, क्या काम कराएं। खैर और दूसरे दिन ये गए, इनको घुमाने के लिए ले गए, वहाँ के एक अदालत में ले गए कि चलिए आप यहाँ की अदालत देखिए। और गांधी जी जो हैं वो जब उतरे थे जहाज़ से तो फ्रॉक कोट पहने हुए थे। वो एक लंबा कोट होता है, ठेहुने के नज़दीक तक वो लंबा कोट होता है। तो इनकी पोशाक कुछ अजीब थी, जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय पहनते थे वैसी पोशाक इनकी नहीं थी। वहाँ तो या तो वो भारत में जैसी पोशाक पहनते थे उसी तरह की पोशाक पहनते हैं, या कुछ लोग एकदम से अंग्रेजी वाला पोशाक पहनते थे। तो वो खास करके जो वेटर का काम करते हैं वो लोग पहनते थे उसी तरह की अंग्रेज़ी टोपी पहनते थे और पैंट शर्ट पहनते थे। लेकिन
गांधी जी तो वो जो लंबा कोट पहने हुए थे तो कुछ अन्य भारतीयों से अलग थे। ये वहाँ अदालत में गए और इनकी लेकिन पगड़ी जो थी वो पगड़ी क्षमा करेंगे, पगड़ी जो थी गांधी जी की वो बंगाली स्टाइल की पगड़ी थी और कोट तो वो अंग्रेजी स्टाइल की थी, लंबा कोट पहने हुए थे, लेकिन वो पगड़ी जो थी वो बंगाली स्टाइल की थी। तो ये पगड़ी और उसी कोट में, फ्रॉक कोट में ये अदालत में गए वहाँ पर। तो मजिस्ट्रेट ने इनको देखा, बड़ी अजीब निगाह से देखा। जहाँ जाते थे तो अपनी पोशाक के कारण कुछ अलग हो जाते थे, गांधी जी अलग दिखते थे। तो वो जो मजिस्ट्रेट था, आप देखिए शुरू होता है संघर्ष। मजिस्ट्रेट ने कहा, इनको गांधी को कहा कि आप अपनी पगड़ी उतार लीजिए। तो गांधी ने सुना और उसके बाद इन्होंने पगड़ी उतारने से मना कर दिया और कोर्ट से ये बाहर निकल के आ गए, पगड़ी नहीं उतारी अपनी। उसके बाद अब्दुल्ला सेठ के साथ इनकी काफ़ी वार्ता हुई, अब वो पगड़ी को लेके, कि पगड़ी तो जो है यहाँ पर वो पहनना जो है वो अब्दुल्ला सेठ ने समझाया कि यहाँ की अदालत में मुस्लिम टोपी पहन के आप जा सकते हैं, लेकिन आप बाकी और हिंदुस्तानियों का कोई पगड़ी पहन के नहीं जा सकते हैं, वो पगड़ी हटानी पड़ेगी आपको। तो ये वहाँ का नियम था, इस्लामी वो टोपी पहन के जाने की इजाज़त थी। तो इसमें जो है अब गांधी ने सोचा कि तो ऐसा करते हैं, ये पगड़ी उतारना तो अपमानजनक है, पगड़ी तो मैं नहीं उतार सकता हूँ, लगता है कि यहाँ भी संघर्ष ही मेरे किस्मत में है लिखा हुआ, तो पगड़ी तो मैं नहीं उतार सकता हूँ। तो ऐसा करता हूँ कि अंग्रेज़ी टोपी पहन लेता हूँ। तो अंग्रेज़ी टोपी उतारने में वो अपमान नहीं होगा जो भारतीय हमारी पगड़ी है, कोई भी भारत की पगड़ी, किसी भी भाग में पहने जाने वाली पगड़ी, तो वो पगड़ी उतारने से जो एक अपमान का बोध होगा कि हमारे देश का, भारत की पगड़ी वो मैं उतार रहा हूँ, उतारना पड़ रहा है हमको, तो अंग्रेज़ी टोपी उतारने में वो अपमान का बोध नहीं होगा। तो अब्दुल्ला सेठ ने एक बात कही, अब्दुल्ला सेठ ने बात कही कि वो उन्होंने बताया कि अंग्रेज़ी टोपी जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है, हिंदुस्तानी जो यहाँ पहनते हैं, वो वहाँ के हिंदुस्तानी जो हैं उसमें जो वेटर का काम करते हैं वही वो टोपी पहनते हैं, अंग्रेज़ी टोपी। हिंदुस्तानी वहाँ पर कई गुटों में बटे हुए थे, एक तो मुसलमानों का गुट था, अलग था, उसके बाद पारसी कुछ अलग थे, हिंदू कुछ अलग थे, और तमिल वाले लोगों का भी एक अलग था, खेमा कह लीजिए, कई खेमों में बंटे हुए थे। और फिर एक बड़ी संख्या थी गिरमिटिया मजदूरों की। गिरमिटिया मतलब कि जो किसी खास एग्रीमेंट से, 5 साल का एग्रीमेंट होता था और उस एग्रीमेंट के तहत वो काम करने के लिए जाते थे। तो एग्रीमेंट जो अंग्रेजी का शब्द है, यही टूटते बिखरते हुए अपभ्रंश बन के गिरमिटिया बन गया। तो वो गिरमिटिया वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी, उनको जो है वो अंग्रेज़ लोग कुली बोलते थे। तो अब वो कुली ही ज़्यादा थे संख्या में, तो जो हिंदुस्तानी व्यापारी थे उनको वो कुली व्यापारी कहते थे। तो गांधी जी जो हैं वो कुलियों के बैरिस्टर बन के गए थे, तो अंग्रेज़ों ने इनको कुली बैरिस्टर का नाम दिया। खैर, तो वो अब्दुल्ला सेठ ने समझाया कि अगर आप ये जो तमिल लोग ही और वो गिरमिटिया मजदूर ही ज़्यादातर वो वेटर का काम करते थे, तो वो लोग पहनते थे उस तरह का अंग्रेज़ी टोपी। अगर आप वो अंग्रेज़ी टोपी पहनेंगे तो आपको वेटर कहा जाएगा और आप वेटर जैसा लगेंगे। हैं तो आप बैरिस्टर, काम तो बैरिस्टर वाला काम करना है यहाँ पर, तो इसलिए वो टोपी ठीक नहीं रहेगी। और उन्होंने कहा कि आपका जो शरीर है, आपका जो आप जिस तरह के हैं, उसमें अंग्रेज़ी टोपी शोभा नहीं देगी, उसमें कोई ना कोई भारतीय टोपी ही, भारतीय पगड़ी ही आपको शोभा देगी। ये बात जच गई, ये बात गांधी जी को अच्छी लगी। उसके बाद वो बंगाली स्टाइल की जो टोपी थी उसको वो कभी छोड़े नहीं, वहाँ पर वो साथ बना रहा। बाद में छूटा तो वो एक अलग कहानी है, लेकिन वो दक्षिण अफ्रीका में वो साथ बना रहा। और उसके बाद गांधी जी ने एक काम किया, गांधी जी ने एक काम ये किया कि अपनी पगड़ी के साथ जो घटना हुई थी, उतारने के लिए कहा गया और किस प्रकार पगड़ी को लेके चर्चा हुई अब्दुल्ला सेठ के साथ, तो अपनी पगड़ी पर उन्होंने एक लेख लिखा और लेख को वहाँ के अखबार में भेजा छपने के लिए। अंग्रेजी में ही अंग्रेजी में ही अखबार था, अंग्रेजी में इन्होंने लेख लिख के भेजा और वो लेख छपा, अनवेलकम विजिटर।
अवांछित अतिथि के नाम से वो लेख छपा और 2 से 3 दिनों के भीतर पूरे दक्षिण अफ्रीका में उस लेख के कारण, उस पगड़ी के कारण, पगड़ी कांड जो हुआ वहाँ पर, उस पगड़ी के कारण पूरे दक्षिण अफ्रीका में जो पढ़ने लिखने वाला प्रबुद्ध तबका था उसमें वो पूरी चर्चित हो गए, लोकप्रिय हो गए, सब लोग उनको पहचानने लगे लोग। तो उस एक आलेख से और वो जो प्रतिवाद किया पगड़ी पर जिस तरह से उतारने का कहा गया था उनको मजिस्ट्रेट के द्वारा, उसको फिर उन्होंने सार्वजनिक कर दिया उस घटना को, और सार्वजनिक करके अपना प्रतिवाद जताया, अपना पक्ष रखा। उसके बाद वो पूरे दक्षिण अफ्रीका में उस एक पगड़ी वाले मसले से ही चर्चित हो गए। तो देखिए संघर्ष शुरू हो गया, जाते ही संघर्ष शुरू हो गया। संघर्ष पहले तो मान सम्मान के लिए शुरू हुआ, मुकदमा तो बाद में आएगा जिस मुकदमे के लिए वो वहाँ गए हैं। तो भारतीयों को प्रतिष्ठा, भारतीयों के मान सम्मान, भारत की प्रतिष्ठा, मिट्टी की प्रतिष्ठा, यहाँ की इज्जत, इसके लिए वो कितने वो आग्रही थे और कितने वो इसके लिए लड़ जाने को तैयार थे और लड़ गए। तो इसलिए गांधी को जो लोग स्वच्छता का प्रतीक बनाना चाहते हैं वो असल में गांधी को कम करना चाह रहे हैं। गांधी का जो है, कहते भी हैं कि किसी का प्रभाव अगर कम करना हो तो उसकी पूजा शुरू कर दीजिए। अंबेडकर की पूजा करने के लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी पूजा करिए। अंबेडकर की पूजा करने की जरूरत नहीं है, अंबेडकर ने जो कहा वो महत्वपूर्ण है। उसी तरह से गांधी ने जो संघर्ष किया वो संघर्ष डाइल्यूट हो जाए, तो इसीलिए उनको जो है वो स्वच्छता का प्रतीक और कुछ और ऐसे ही चीज़ें करके फूल माला चढ़ा के गांधी जी नहीं। गांधी का मतलब है संघर्ष, गांधी का मतलब है प्रतिवाद, गांधी का मतलब है सम्मान के लिए लड़ना। ये अगर नहीं आप में है, ये अगर आप नहीं करते हैं तो आप गांधी को नहीं मानते हैं, आप गांधीवादी नहीं हैं, गांधी के नाम पर ढकोसला कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।